हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर physics class. In today's class we'll be continuing the chapter number 6 of your NCERT book titled as Electromagnetic Induction. So I had made 2 lectures on this particular chapter, electromagnetic induction, और ये बच्चों हमारा इस चैप्टर के ऊपर 3rd लेक्चर है और लेक्चर इसके अंदर सिर्फ 2 ही रह गए हैं। एक है बच्चों सेल्फ इंडक्शन और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन और आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन और उसके साथ ही कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और इस चैप्टर को वहाँ पर एंड कर देंगे। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ सेल्फ इंडक्शन। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको समझने के लिए अच्छे से आपको चाहिए कि आपको अच्छे से मालूम हो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये 2 चीज़ें बच्चों आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए क्योंकि ये जो सारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन हो या फिर म्यूचुअल इंडक्शन हो, ये इसी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स। और एक छोटी सी बात जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है कि बच्चों एक मैग्नेटिज्म ऐसा भी होता है जो प्रोड्यूस होता है बाय मूविंग चार्जेस, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो बात आपने नहीं भूलनी है क्योंकि उसको भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो पहले समझते हैं बच्चों सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो सेल्फ इंडक्शन एक प्रॉपर्टी है किसी भी कॉइल की। कॉइल का मतलब होता है बच्चों कुछ इस तरह का फिगर। इसको आप आज पढ़ोगे कि इसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं, ओके, बट अभी रखो इसको कॉइल। सो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल by which this coil opposes the growth of current through it। कि अगर मैंने इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दी और यहाँ पर एक की है, सो व्हाट इज़ हैपनिंग है, सेल्फ इंडक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी कॉइल की जो उस कॉइल को, जो ये हमारा बैटरी है, जो ये करंट प्रोवाइड कर रही है इस कॉइल में, तो ये कॉइल उसको रेजिस्ट करती है, उसको अपोज करती है। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बच्चों सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रही है कि जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस बैटरी की वजह से इस पूरे सर्किट के अंदर ये कॉइल उसको अपोज कर रही है, दैट्स इट। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे के क्या लॉजिक्स हैं वो आप समझ जाओगे, बट बिफोर दैट लेट अस डिफाइन दिस प्रॉपर्टी। सो सेल्फ इंडक्शन इट इज़ द प्रॉपर्टी by, या before by write down it is the property of a coil by virtue of which it opposes the growth or decay of the current flowing through it. This is known as self induction. So let us try to understand it more precisely कि ये प्रॉपर्टी क्यों आ रही है। तो बहुत ही सिंपल उसके पीछे का लॉजिक है कि बच्चों ये देखो, ये आपके पास एक बैटरी है, ठीक है। सो व्हेन आई विल क्लोज दिस की के, जब मैं इस की को बंद करूँगा सो क्या होगा, करंट इसमें पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। सो फ्रॉम इनिशियली जब मैंने की को बंद किया, सो बच्चों करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, द करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल इंक्रीज स्लोली स्लोली। तो देखो करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, फाइन। ये एक रिलेशन है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि अगर करंट प्रोड्यूस हुआ तो उसका मतलब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुई, और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो इस कॉइल में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फ्लक्स आया होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ proportional to the number of magnetic field lines passing through a surface normal to it। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या हुआ, जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ वैसे ही कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुआ और उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी इस कॉइल में आया। बच्चों, जैसे करंट बढ़ता रहेगा वैसे ही जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद दिस कॉइल वो भी चेंज होता रहेगा। ओके, आप ध्यान से देखो, करंट बढ़ रहा है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है रिलेटेड विद दिस कॉइल वो भी चेंज होगा। एंड वी नो वेरी वेल दैट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स गिव राइज टू एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स राइज टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्या होता है बच्चों कि इस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है, ड्यू टू विच द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल गेट्स अपोज्ड। आपको अच्छे से मालूम है कि लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका डायरेक्शन हमेशा और हमेशा जो भी चीज़ उसको प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है उसको अपोज करता है। सो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन प्रोड्यूस कर रहा है? करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ, जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? वो इस करंट की वजह से हुआ। तो ये क्या करेगा, हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है ये अपोजिट एक्ट करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट। ये अपोज करेगा अपने कॉज को, इट अपोजेज इट्स ओन कॉज। तो इस करंट को ये अपोज करेगा, ड्यू टू विच दिस प्रॉपर्टी सेल्फ इंडक्शन वॉज देयर इज अ डिले इन दिस करंट टू एक्वायर इट्स मैक्सिमम वैल्यू। उसकी वजह से इस करंट को थोड़ा टाइम लगता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने के लिए। क्यों लगता है? ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन दिस कॉइल। सो आई होप दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज क्लियर टू यू। अगर आपको इसको थोड़ा सा और समझना है तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, शायद आप अब इसको रिलेट कर पाओ कि अगर मैं आपके सामने एक सर्किट बना रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, दिस इज़ योर बैटरी, दिस इज़ अ की अटैच टू दिस सर्किट, और मैंने क्या किया, इस सर्किट के साथ दो अलग अलग बल्ब्स अटैच कर दिए। एक बल्ब मैंने अटैच किया बच्चों ये वाला, दिस इज माय बल्ब नंबर 1 एंड दिस इज माय बल्ब नंबर 2। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई डिड। तो मैंने दो बल्ब्स यहाँ पर अटैच किए और मैंने क्या किया कि जो ये स्पेस छोड़ा है, द स्पेस आई हैड लेफ्ट, कि मैं एक स्पेस में तो लगा रहा हूँ सिंपल एक रजिस्टर। इन वन स्पेस आई हैड अटैच्ड एन रजिस्टर विद दिस बल्ब, और दूसरे वाले बल्ब में लगाया है एक कॉइल, एक इंडक्टर। सो दिस इज एक्चुअल द सिचुएशन। ये सिचुएशन है बच्चों, ध्यान से देखो कि मैंने एक ही बैटरी के साथ दो बल्ब्स को अटैच किया है। एक बल्ब के साथ एक रजिस्टर है सिंपल, ओके, और एक बल्ब के साथ एक कॉइल है। तो जैसे ही मैं इस की को बंद करता हूँ, जैसे ही मैं इस की को बंद करता हूँ तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो ये वाला बल्ब है जिसके साथ एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये इमीडिएटली ग्लो कर जाता है। जितनी भी इसकी इंटेंसिटी थी ग्लो करने की, ये उस इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर जाता है, ओके। वेयर एज जो ऊपर वाला बल्ब है, ऊपर वाले बल्ब में क्या होता है कि पहले ये हल्का सा ग्लो करता है, फिर उससे तेज़, फिर उससे और तेज़, और फिर धीरे धीरे अपनी पूरी इंटेंसिटी को एक्वायर करता है। एक साथ ही एक्वायर नहीं करता। मतलब ये कि ये वाला जो बल्ब है, लेट मी से B1 बल्ब, दिस इज B2 बल्ब। सो B1 बल्ब ग्लोज इमीडिएटली, इट ग्लोज इमीडिएटली, वेयर एज द बल्ब B2 ग्लोज स्लोली। ये हल्का हल्का करके ग्लो करता है। अब ये क्यों ऐसे हल्के हल्के करके ग्लो कर रहा होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट कम आ रहा है। करंट क्यों कम आ रहा है? क्योंकि ये जो कॉइल है ये एक सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से अपने पास आने वाले करंट को अपोज कर रही है। इट इज़ अपोजिंग दिस करंट। सो उस अपोजिशन की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पहुँचने वाला करंट है दैट इज़ लेस एंड इट इज़ ग्रोइंग स्लोली। सो दैट इज़ द रीज़न द बल्ब इज़ ग्लोइंग स्लोली। वेयर एज यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी
सेल्फ इंडक्शन नहीं है, सो देयरफॉर यहाँ पर करंट सीधा आता है और बल्ब पूरी इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर जाता है। ग्लो दोनों ही एक ही इंटेंसिटी के साथ करेंगे, बट जो टाइम है टू रीच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट वो यहाँ पर बहुत कम होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन डिलेज द करंट टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये करंट को प्रिवेंट करता है टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो बात हो गई एक, जब अभी करंट आना शुरू हुआ है। बट ध्यान दो बच्चों कि जब हम स्विच को बंद करेंगे, ओके, व्हेन आई विल क्लोज द स्विच, तो उस समय पर क्या होगा कि जो यहाँ पर करंट था इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, आप इस वाले पर ध्यान देना। ठीक है, मैंने क्या किया, इस की को ओपन कर दिया, आई ओपन दिस की लाइक दिस। तो अब क्या हुआ कि जो बैटरी हमें करंट दे रही थी वो करंट आना बंद हो गया। सो स्लोली स्लोली द करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो जब बच्चों करंट कम होना शुरू होगा तो फिर से एक सेल्फ इंडक्शन प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि देखो जब करंट कम होगा तो फिर से देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है सो दैट गिव्स राइज टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों प्रोड्यूस होता है सो इट अपोजेज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। तो इस बारी प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? इस बारी प्रोड्यूस हो रहा है डिक्रीज इन दी करंट की वजह से। क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिक्रीज इन दी करंट। तो ये चाहेगा कि करंट बढ़े, सो ये क्या करेगा, इस डिक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। इट विल अपोज दिस डिक्रीजिंग करंट। आई होप यू कुड गेट दिस थिंग। ओके, नाउ लेट्स सी इट्स एप्लीकेशन। यहाँ पर देखते हैं। सो हमने क्या किया, की बंद थी, दोनों बल्ब जल रहे थे, बोथ दी बल्ब्स वर ग्लोइंग इक्वली। नाउ व्हाट आई डिड, आई ओपन दिस की, मैंने इस की को ऐसे करके खोल दिया। सो क्या होगा बच्चों, अब करंट आना बंद हो जाएगा। सो ये जो बल्ब है इट विल इमीडिएटली स्टॉप ग्लोइंग। ये तो एकदम से ही बंद हो जाएगा क्योंकि इसके साथ तो एक रजिस्टर लगा हुआ था। बट जो ये वाला बल्ब है जिसके साथ एक इंडक्टर लगा हुआ था, यहाँ पर क्या होगा कि ये बल्ब धीरे धीरे अपनी ब्राइटनेस को कम करेगा। धीरे धीरे क्यों करेगा? क्योंकि जैसे देखो करंट कम होना शुरू होगा वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल वो चेंज होंगी ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, एंड दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल गिव राइज टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। और वही इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा कि इस करंट को कम होने से रोकेगा, क्योंकि जो करंट कम हो रहा है वही इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है, वही इसका कॉज है। सो ये उसको कम होने से रोकेगा। सो अगर कम होने से रोकेगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे इस करंट को यहाँ से कम होने देगा, ड्यू टू विच द बल्ब विल स्टॉप ग्लोइंग स्लोली एंड स्लोली। सो ये होता है बच्चों सेल्फ इंडक्शन। मतलब ये कॉइल के साथ खुद की एक प्रॉपर्टी है कॉइल की, कि वो जैसे ही करंट प्रोड्यूस होता है और जैसे ही करंट जाना बंद होता है, यानी कि करंट के बढ़ने पर और करंट के घटने पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है विच अपोजेज द कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट समझना ये है, ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं आपस में, इनको बस ध्यान में रखो अपने माइंड में कि हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दे रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स राइज टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ रीज़न है बिहाइंड शोइंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो बस ये अपने रिलेशन याद करने कि क्या काम हो रहा है इस सर्किट के अंदर, कि पहले आप की को बंद करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एक इंड्यूस्ड ईएमएफ को बर्थ दे रहा है। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने कॉज को, इसका कॉज क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट, उसको अपोज करता है। बस इतनी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए, तो आप मान लो कि आपने सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया। सो नाउ लेट्स
move forward towards the coefficient of self induction or self induction. Coefficient of self induction or self inductance. Now this is our topic that we'll be studying. सो बच्चों ये कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, ये कैसे आती है वो आगे हम देख लेते हैं. ओके, फॉर दैट लेट मी से आई हैव अ कॉइल विद मी जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है एंड दिस करंट इज गिविंग राइज टू सम सॉर्ट ऑफ magnetic flux and the changing magnetic flux is giving rise to self inductance. Okay, so what I am saying is let I be the current flowing through a coil, then flux linked with the coil. सो बच्चों जो फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो प्रोपोर्शनल होगा टू दी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर कॉइल. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यही करंट है जो कि आपके मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है और वही मैग्नेटिक फील्ड आपके मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है. सो जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक्ड विद दिस कॉइल दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस करंट. आई होप दिस इज क्लियर. अब now to remove this sign of proportionality we'll introduce an equal to along with a constant. तो आप लिख सकते हो कि जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा किसके, a constant L I, जहाँ पर बच्चों L एक constant of proportionality है और इसको हम बोलते हैं coefficient of self induction और self inductance. ठीक है, so this is actually this thing coefficient of self induction. ठीक है, तो ये कांस्टेंट है जो किसके बराबर है, फ्लक्स के. फ्लक्स के बराबर कब होगा, जब जो आपका करंट फ्लो हो रहा है इस कॉइल के अंदर वो 1 यूनिट होगा. सो आप चाहो तो सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. कैसे करोगे, आप कह सकते हो कि सेल्फ inductance of a coil is defined as magnetic flux linked with the coil कब, when यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, जब आई की वैल्यू 1 होगी. व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट. सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस. ये एक तरीका है. ओके, सिर्फ यही तरीका नहीं है, ये उनमें से एक तरीका है. इसको डिफाइन करने का भी एक तरीका और है, दैट इज एज सिंपल एज दिस वन. बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट आप यहाँ पर लिख लो दैट व्हेन आई को हमने जब 1 माना तो हमने कहा कि जो हमारा फ्लक्स है वो L के बराबर है या फिर L हमारा फ्लक्स के बराबर है. तभी हमने ये बात लिखी है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. व्हेन I इज़ इक्वल टू 1. अब बच्चों आपको अच्छे से मालूम होगा फराडे लेंज लॉ. फराडे लेंज लॉ कहता था कि जो आपका फ्लक्स होता है, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है दैट इज नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. दिस वाज एज पर फराडे लेंज लॉ. सो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो आप लिख सकते हो कि बाय इक्वेशन 1 जो आपका ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ, मैं फ्लक्स को चेंज कर रहा हूँ बच्चों एल आई से. फ्लक्स की वैल्यू एल आई भी है ना, सो आई एम चेंजिंग फ्लक्स विद एल आई.
जहाँ पर L एक कांस्टेंट है और I इज़ दी करंट इन दी कॉइल, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट जो इंड्यूस्ड EMF होगा, L एक कांस्टेंट है, आपको अच्छे से आता है हाउ डू यू डिफरेंशिएट, तो L बाहर आ जाएगा। सो माइनस L बाहर आ गया, अंदर क्या बचा DI बाय DT, दिस इज़ व्हाट इज़ इनसाइड। सो इस फॉर्म से भी आप बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हो। कैसे करोगे? आप कहोगे कि जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है वो बराबर है इंड्यूस्ड EMF के, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन दी कॉइल। कब? जब ये DI/dt, ये माइनस ऑफ DI/dt, ध्यान रखना माइनस भी आपने इसके साथ ही काउंट करना है, माइनस ऑफ DI/dt की वैल्यू 1 होगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये अच्छा मेथड वे है टू डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस कि व्हेन दिस माइनस ऑफ DI/dt को मैं 1 रख रहा हूँ ताकि मैं L और E को कंपेयर कर पाऊँ, इंड्यूस्ड EMF और सेल्फ इंडक्टेंस को कंपेयर कर पाऊँ। सो व्हेन माइनस ऑफ DI/dt इज इक्वल टू 1। ओके, सो बच्चों पहले आप ये समझ लो इसका मतलब क्या है। बच्चे यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि सर माइनस ऑफ DI/dt का एक्चुअल मतलब होता क्या है। सो बच्चों इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट। डिक्रीज ऑफ करंट, डिक्रीज क्यों? इस नेगेटिव साइन की वजह से। चेंज इन करंट, सो अगर आपका इनिशियल करंट ज़्यादा है और फाइनल करंट कम है, सो ये चीज़ नेगेटिव आएगी। सो दैट इज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट, ठीक है। सो हमने कहा कि व्हेन रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इज यूनिटी, देन जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है, यू मे राइट इट डाउन दैट सेल्फ इंडक्टेंस, मैंने L लिखा है, L मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस, तो आप यहाँ पर लिखना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ coil is defined as induced EMF produced in the coil when or through which the rate of decrease of current is unity. That's it. The rate of decrease of current is unity. So बच्चों आपने ध्यान से देखा कि यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग डेफिनेशंस हैं एक ही चीज़ की। सेल्फ इंडक्टेंस की हमारे पास एक डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपने यहाँ पर देखा, और एक डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF। तो दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत ही सिंपल हैं। ओके, और बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर यूनिटी क्या था, यहाँ पर था सिर्फ और सिर्फ करंट यूनिटी, वेरेज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिक्रीज ऑफ करंट, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इज यूनिटी। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कभी कभी एग्जाम के अंदर। तो आप बच्चों दोनों ही डेफिनेशंस को याद रखना, क्योंकि अगर एग्जामिनर कहता है कि डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप ऐसे लिखाना, अदरवाइज ऐसे। और मैथमेटिकली तो बहुत ही सिंपल है इन दोनों का रिलेशनशिप, बस आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लक्स होता है Li, ओके, एंड देन यू मस्ट नो दैट फ्लक्स होता है E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt, दिस ऑल्सो यू मस्ट नो, सो दैट यू विल डेराइव द एक्सप्रेशन इन योर एग्जाम. So you please note down these things, then I'll talk about the unit of self inductance and its dimensional formula. Okay, so now we'll be talking about units of L means self inductance. आपने L नहीं लिखना, आपने लिखना है self inductance. ठीक है. So इसकी जो बच्चों ऐसा यूनिट है वो है हेनरी, HENRY डिनोटेड बाय कैपिटल H. ठीक है. सो ये तो एक ऐसी यूनिट हो गई दैट इज गिवन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अ साइंटिस्ट. बट अगर आपको याद नहीं आती तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हो यूनिट को, कोई बड़ी बात नहीं होती. देखो आपको मालूम है कि E की वैल्यू क्या होती है, L इंटू DI/dt. नेगेटिव साइन से फ़र्क नहीं पड़ता यूनिट पे, सो आई हैड नॉट इन्वॉल्व इट ओवर हियर. हमें निकालनी है L की यूनिट, तो L क्या होगा, E/DI/dt.
अब बच्चों ई की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ई इज दी पोटेंशियल डिफरेंस, सो वोल्ट। ये क्या है? डी आई बाई डी टी। आई का मतलब होता है करंट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, नीचे है टाइम, सो पर सेकेंड। तो एम्पियर पर सेकेंड यहाँ पर हो गया, वोल्ट यहाँ पर हो गया। तो इफ आई ऐड ऑल दीज, सो वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड, एक यूनिट तो ये हो गई आपके पास ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सो एक यूनिट ये आपको याद रखनी है, ये आप डिराइव कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और एक फॉर्मूला और था आपके पास, दैट वाज फ्लक्स होता है एल आई। तो एल क्या होगा? एल होगा फ्लक्स अपॉन आई। फ्लक्स की यूनिट आपको मालूम है वीबर होती है, आई की होती है एम्पियर। यूनिट क्या होगी बच्चों? वीबर पर एम्पियर, दैट्स इट। एक यूनिट ये हो गई और एक यूनिट ये हो गई और एक ये हो गई। सो यू हैव 3 यूनिट्स फॉर दिस। ये 2 यूनिट याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है क्योंकि आप इसको डिराइव कर सकते हो, बट एक बार आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछे कि विच यूनिट हैज़ दी ऐसा यूनिट एज वीबर पर एम्पियर, तो आपको याद हो कि वो सेल्फ इंडक्टेंस की होती है, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि विच यूनिट हैज़ दी ऐसा यूनिट दिस और दिस। ओके, एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला, थोड़ा सा लंबा है उसका डेरिवेशन, बट इट्स सिंपल, यू नीड टू नो सम बेसिक्स। तो आपको निकालना है फॉर्मूला फॉर एल। तो एल क्या है बच्चों? ई अपॉन डी आई बाई डी टी। सो ध्यान से देखो, आपको आई का भी मालूम है डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर, टी का भी मालूम है टाइम, सिर्फ ई का निकालना है। ई एक्चुअली में है क्या? ई इज़ दी पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? आप पढ़ चुकी हो प्रीवियस चैप्टर्स में कि इट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, दिस इज EMF। सो EMF की बच्चों आप यहाँ से निकाल लोगे। रही बात करंट की, तो करंट आपको अच्छे से मालूम है कि करंट क्या होता है? करंट इज इक्विवेलेंट टू डी क्यू बाई डी टी, यानी कि, बट उसकी ज़रूरत हमें बच्चों यहाँ पर है नहीं, सो नीड नॉट डिराइव दैट। सो EMF हमने निकाला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क W हो गया, नीचे आ गया चार्ज, सो लेट मी से दिस इज डी क्यू, अ स्मॉल चार्ज। और हमारे पास क्या है? डी आई बाई डी टी है, डी आई बाई डी टी। सो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस डी टी को इसके नीचे ले जाऊँ, सो देयर इज़ नो डिफरेंस इन दैट, इट वॉज सिंपली इन मल्टीप्लीकेशन। तो मैं उसको यहाँ मल्टीप्लाई करूँ 1 अपॉन डी टी से या फिर यहाँ करूँ, फ़र्क उससे कुछ नहीं पड़ता। अब मैंने यहाँ पर क्यों किया? इसलिए किया कि मेरे को दिख रहा है कि डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? इट इज़ करंट, आई होता है। सो आपके पास जो सेल्फ इंडक्टेंस आ गया है दैट इज़ वर्क अपॉन आई डी आई, यानी कि ऊपर वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, नीचे 2 बार करंट का, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो वर्क का होता है बच्चों mL/t-2, यू मस्ट रिमेंबर दिस। और आई का होता है एम्पियर, और ये 2 एम्पियर तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाओ एंड दैट्स योर आंसर कि m2 L2 t-2 और a-2, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू डिराइव इट। बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना था कि डी क्यू और डी टी को इसके नीचे ले आओ, डी क्यू के, ताकि हमें आई मिल जाए, और आई का आपको अच्छे से मालूम है एम्पियर। फाइन, सो दिस वॉज द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो बच्चों इसका हम पहली बात पढ़ क्यों रहे हैं? देखो, सेल्फ इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है, बट जो सेल्फ इंडक्शन है वो एक प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटेड विद अ कॉइल। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉइल के अंदर मिलेगी। कॉइल मतलब एक इस तरह का फिगर। तो अगर आप बच्चों ध्यान से थोड़ा सा इमेजिन करो अबाउट सोलेनॉइड, तो आपको पता चलेगा कि सोलेनॉइड भी एक इस तरह का फिगर ही होता है। बस क्या होता है कि इस कॉइल के अंदर एक सिलेंड्रिकल फिगर रखा होता है जिसके ऊपर ये कॉइल्स टाइटली वाउंडेड होती हैं। सो दीज आर डिफरेंट कॉइल्स, और इसी को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। एंड यू इवन हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अ सोलेनॉइड। सो वी नीड नॉट गो सो डीप इनटू ऑल ऑफ दिस कि व्हाट इज़ अ सोलेनॉइड एंड व्हाट इज़ इट्स फिगर। सिंपली आप ही समझ लो कि इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, और जो इसकी लेंथ है दैट इज़ एल।
फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेल दिस कि फिगर क्या शो कर रहा है. सो फिगर शोज अ सोलेनॉइड of length L, area of cross section A, and number of turns per unit length, small n. और ये करंट रह गया. सो लेट I be the current flowing through the solenoid. This is all about the figure, nothing new. सो बच्चों आपको अच्छे से मालूम है कि अगर किसी भी सोलेनॉइड में I करंट फ्लो हो रहा है और जो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो स्मॉल n है, सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सोलेनॉइड के अंदर उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ म्यू नॉट एन आई, जो आप डिराइव भी कर चुके हो. सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, बी होगा म्यू नॉट एन आई. बस ध्यान रखना है कि जो स्मॉल एन होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और जो कैपिटल एन होता है ना वो होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. और जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ. ठीक है. तो ये एक छोटी सी बात है जहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि आपको अलग अलग बुक्स में यही फॉर्मूला अलग अलग टर्म्स में मिलता है. कोई इसको देता है स्मॉल एन की टर्म्स में तो कोई देता है इसको कैपिटल एन की टर्म्स में. सो डू नॉट कन्फ्यूज इन दिस. सो हम निकाल रहे हैं बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस. तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के हमें निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वो होता है जी बी ए कॉस थीटा. जस्ट अ मिनट. और यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट इनसाइड द कॉइल. सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होगी बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द एंगल इज 0 डिग्री. सो कॉस 0 1 होता है. सो वी कैन से दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of the coil. अभी हम सिर्फ एक टर्न के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे सोलेनॉइड के बारे में बात नहीं कर रहे, बिकॉज यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बारे में बात हो रही है. सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द कॉइल. सो वो होगा बच्चों बी, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, बी इंटू ए. बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 1 होता है. सो फ्लक्स की वैल्यू होगी बी इंटू ए. तो बी की वैल्यू आपको मालूम है म्यू नॉट एन आई, और एक कॉइल का एरिया कितना है, यहाँ पर हमने लिखा है ए है. सो दिस विल बी ए. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो बच्चों जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉइल के लिए, एक टर्न के लिए है. इस पूरी कॉइल के एक टर्न के लिए हमारे पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स है. बट हम निकाल रहे हैं किसके लिए, एक सोलेनॉइड के लिए. और सोलेनॉइड में कई सारे टर्न्स होते हैं, वी ऑल नो दिस. सो लेट मी से कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड इज कैपिटल एन. लेट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड इक्वल टू कैपिटल एन. ओके, जिसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, स्मॉल एन इंटू एल, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू द टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. फाइन. सो इफ आई टॉक अबाउट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, total magnetic flux linked with the coil, linked with the solenoid, तो वो कितना होगा, वो होगा बच्चों, ये था एक टर्न से रिलेटेड. दिस वॉज द फ्लक्स रिलेटेड टू 1 टर्न. सो अगर मैं बात कर रहा हूँ इतने टर्न्स के बारे में n इंटू एल, तो हम इस पूरे को n इंटू एल से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो जो फ्लक्स होगा आपके पास, टोटल फ्लक्स थ्रू आउट दी सोलेनॉइड, तो वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद 1 टर्न इनटू
नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। तो उसको हम लिख देंगे म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय NL, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस। सो ये रहेगा बच्चों म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए एल, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो ये हो गया बच्चों फ्लक्स का एक फॉर्मूला, फ्लक्स रिलेटेड विद अ सोलेनॉइड। अब हमें एक फॉर्मूला और मालूम है फ्लक्स का, वो क्या होता है L इंटू आई। अभी हमने सीखा है पीछे कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस इंटू दी करंट फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर कॉइल। सो बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, सो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2, आप इसको इसके बराबर पुट कर दोगे, दैट इज एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर आई ए एल। सो जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दो, तो कैंसिल सिर्फ और सिर्फ आई हो रहा है आपका। तो आई आपने कैंसिल कर दिया, व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज कि एल की वैल्यू आपके पास है बच्चों म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल, एंड दिस इज दी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। और यही आपको बच्चों डिराइव करना था। इफ़ यू सी योर हेडिंग, सो इट वाज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, एंड फाइनली वी हैड डिराइव्ड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस स्मॉल n और कैपिटल N में। सो कई बार कुछ बुक्स के अंदर इस स्मॉल n के प्लेस पर वो आपको कैपिटल N देते हैं। सो अगर मेरे को बच्चों स्मॉल n को कन्वर्ट करना है कैपिटल N में, तो क्या होगा, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L। तो आप बस इसके प्लेस पर ये पुट कर दो। तो आप L को ऐसे भी लिख सकते हो कि म्यू नॉट, हमने स्मॉल n को रिप्लेस कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से, सो कैपिटल N अपॉन L का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी n का स्क्वायर था, इंटू ए इंटू एल। सो ये एक और फॉर्मूला है, एक और क्या सेम फॉर्मूला है, बस इसका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अलग है। This is in terms of small n, this is in terms of capital N. So I hope this self inductance of a solenoid is clear to you. So अगर मैं आपसे पूछूं कि जो self inductance है of a solenoid वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सो आप कहोगे सर इट डिपेंड्स अपॉन दी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दी solenoid upon, and it depends on the length of the solenoid, also it depends upon the area of the solenoid। और हमने बच्चों एक चीज़ को इग्नोर किया, दैट वाज कि यहाँ पर L स्क्वायर था और यहाँ पर एक L था। तो एक L से ये जो स्क्वायर है वो यहाँ का कट जाएगा। सो L की वैल्यू आप लिख सकते हो एज म्यू नॉट n स्क्वायर अपॉन L इंटू ए। दिस वॉज समथिंग दैट वी मिस्ड कि एक L से ये L का स्क्वायर था, तो एक L से एक L कट जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विद म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल। आपसे कोई पूछे कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो आप कहोगे इट डिपेंड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द कॉइल, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अब यहाँ पर क्या था कि जो हमारे पास कॉइल थी बच्चों, दैट वाज वूंड ओवर एन एयर कोर। मतलब ये है कि इसके अंदर का मटेरियल था, इसका जो कोर था दैट कंटेन्ड एयर, इसके कोर में कोई और मटेरियल नहीं था। बट मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, इसके कोर में एक मैग्नेटिक मटेरियल या फिर आयरन रख दिया। ओके, व्हाट आई डिड वाज आई रिप्लेस दिस एयर कोर बाय एन आयरन कोर। मैंने इसके अंदर एक आयरन का कोर यहाँ पर रख दिया। तो सवाल ये आता है कि क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा आपके सेल्फ इंडक्टेंस पर? सो द आंसर इज़ कि आप ध्यान से देखो फॉर्मूले को एक बार सेल्फ इंडक्टेंस के। तो सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में क्या है, म्यू नॉट n स्क्वायर ए एल। तो ये म्यू नॉट शोज दी परमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, परमेबिलिटी ऑफ द मटीरियल। सो बच्चों अगर मैं इस मटीरियल के, इस कॉइल के कोर के मटीरियल को चेंज करता हूँ, तो जो ये वाली चीज़ है म्यू नॉट, दैट इज़ परमेबिलिटी ऑफ द मटीरियल, दैट विल चेंज। ओके,
अब वो चेंज कैसे करेगा? फॉर दैट आई नीड टू टर्न माई पेज, सो यू प्लीज़ नोट डाउन टिल हेयर आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों आप यहाँ पर लिख सकते हो कि व्हेन अ सोलेनॉइड इज वून्ड ऑन अ रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल, मतलब मैंने उसके कोर को बदल दिया with a magnetic material, let it be iron or some other substance, magnetic material of permeability mu naught r, permeability हमने इसकी मान ली बच्चों mu naught r है। so what will happen is जो आपके पास self inductance था उसकी वैल्यू जाएगी mu naught into mu r, यानी कि जो वो चीज़ थी बच्चों mu naught that had converted into mu r और बाकी सब कुछ as it is, दैट इज़ n स्क्वायर a अपॉन l। तो ये सब कुछ एज इट इज़ है, बट ये एक चीज़ और आ गई है मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज़ म्यू आर विच इज़ द परमेबिलिटी ऑफ द मटीरियल दैट हैज़ बीन पुट एट द कोर ऑफ द सोलेनॉइड। तो यहाँ से जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने सीखनी है वो ये है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है ऑफ अ सोलेनॉइड, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ द कोर of the solenoid also, मतलब along with those factors that I had told you in the previous page, it also depends upon the material of the core। ओके और आपसे कोई पूछे कि अगर मेरे को सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ानी है ऑफ माय कॉइल, सो इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिप्लेसिंग द एयर कोर ऑफ द कॉइल बाय अ कोर ऑफ सम मैग्नेटिक मटीरियल, और यू मे से बाय द आयरन कोर, क्योंकि उससे क्या होगा, देखो एक फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है म्यू आर, सो दैट विल इंक्रीज दी सेल्फ इंडक्टेंस। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी आपके एग्जाम में भी आती है, दैट इज़ कि सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर मैं एल लिख रहा हूँ, ऑफ अ कॉइल इंक्रीजेस इफ द एयर कोर ऑफ द कॉइल is replaced by an iron core। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर कई सारे डे लाइफ के एग्जांपल्स भी हैं, बट सिंस आवर टाइम इज एंडिंग सो आई नीड टू एंड दिस वीडियो इन सम अदर टाइम व्हेन एवर we'll find some time, so I'll tell you and some important concepts that we are using in our daily life of this particular thing, that is the change of the self inductance, okay, by putting a magnetic material into the coil। so you please note down this thing, and by this we end our lecture for today. In upcoming lecture I'll talk about mutual induction as well as the energy stored in an inductor। so that's all, thank you very much।